गंगा नदी के किनारे बसे इस छोटे से गांव में आज एक सूरज हमेशा के लिए अस्त हो चुका था। 3 दिन पहले रामनाथ सिंह ने अपनी आखिरी सांस ली थी। उनके पीछे छोड़ गए थे वे अपनी पत्नी सीता और 2 बेटों वीर और आदित्य को। माँ, ये सच है कि पापा नहीं रहे? मुझे लगता है वो बस शहर गए हैं और लौट आएंगे। नहीं बेटा, वो नहीं लौटेंगे। अब हम 3 ही रह गए हैं इस दुनिया में। वो ऊपर वाले के पास चले गए बेटा, पर उनकी यादें, उनकी सीख, वो हमेशा हमारे साथ रहेगी। दोनों के कंधों पर अब वो बोझ आने वाला था जिसके लिए वे तैयार नहीं थे। वीर ने उस हल को छुआ तो लगा जैसे पिता का आशीर्वाद उसकी हथेली में उतर आया हो। 17 साल के इस लड़के ने अभी अभी एक फैसला लिया था। अब वो सिर्फ बेटा नहीं, घर का मुखिया था। ये हल पापा की यादों से भरा है। आज से इसे मेरे हाथ संभालेंगे। मौत ने जो दरवाजा बंद किया था, कर्ज ने एक नया दरवाजा खोल दिया था। रामनाथ के जाने के बाद जो सन्नाटा घर में छाया था, वो आज एक नए डर से भर गया था। साहूकार मोहनलाल का आना कोई साधारण मेहमानी नहीं थी। वो एक चेतावनी थी, एक अनसुनी घंटी थी जो बता रही थी कि अब जीवन कभी भी पहले जैसा नहीं होगा। सीता बहू, रामनाथ ने मुझसे 50,000 रुपए उधार लिए थे खेती के लिए। अब वो नहीं रहे तो कर्ज तुम्हें चुकाना होगा। वही जमीन मुझे गिरवी रखनी होगी, या फिर तुम्हारा बड़ा बेटा मेरे खेत में मजदूरी करे। मोहनलाल के शब्दों में एक चालाकी थी। वो जानता था कि ये विधवा और उसके नाबालिग बच्चे उसके सामने बेबस हैं। उसकी नजर सिर्फ जमीन पर नहीं थी, वो इस परिवार की आजादी पर थी। वीर को अपने खेत में काम करवाना मतलब एक पूरी पीढ़ी को गुलाम बनाना। 50,000? हम कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? हमारे पास तो सिर्फ 2 बीघा जमीन है। नहीं, हमारी जमीन नहीं देंगे। मैं काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा और कर्ज चुकाऊंगा। वीर के इन शब्दों में 17 साल की उम्र की वो बहादुरी थी जो हर पिता के बेटे में देखना चाहता है। एक ओर पिता का वो कर्ज जो उनकी यादों पर भारी पड़ रहा था, दूसरी ओर छोटे भाई आदित्य की पढ़ाई जो इस परिवार का एकमात्र उज्जवल भविष्य था, और तीसरी ओर माँ सीता की वो चिंता जो उसकी आंखों से झलक रही थी। तीनों चुनौतियां एक साथ, और सामने सिर्फ एक किशोर जिसके हाथों में अभी तक किताबें ही थीं, हल नहीं। रात का अंधेरा जब घनीभूत होता है, तब इंसान के अंदर के सबसे गहरे विचार जागते हैं। उस रात दिए की टिमटिमाती लौ सिर्फ कमरा ही नहीं रोशन कर रही थी, बल्कि एक परिवार के भविष्य के अंधकार को चीरने की कोशिश कर रही थी। ये वो पल था जब निर्णय लेने होते हैं, वे निर्णय जो न सिर्फ आज को बल्कि आने वाले कल को भी बदल देते हैं। वीर, तू स्कूल छोड़ने की बात मत करना। तेरे पिता की इच्छा थी कि तू इंजीनियर बने। माँ, परिस्थितियां हमारी मर्जी से नहीं चलती। आदित्य की पढ़ाई जारी रहेगी, वो क्लास में फर्स्ट आता है। मैं दिन में खेत संभालूंगा और शाम को ट्यूशन पढ़ाऊंगा। नहीं भाई, तू पढ़ाई पर ध्यान दे। तेरी पढ़ाई ही हमारे परिवार का भविष्य है। मैं तेरे लिए ही तो संघर्ष कर रहा हूँ। भैया, मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगा स्कूल के बाद। एक माँ की ये चिंतित आवाज सिर्फ शब्द नहीं थी, बल्कि उस सपने की गूंज थी जो उसके पति ने अपने बेटे के लिए देखा था। वीर के इन शब्दों में वो दृढ़ता थी जो उम्र से नहीं, अनुभव से आती है। ये एक ऐसा निर्णय था जिसमें हर पल अपने आप से समझौता करना शामिल था। 14 साल के आदित्य के इन शब्दों में भाई के प्रति वो प्रेम था जो बिना किसी शर्त के होता है। वो अपने भैया की पीड़ा को समझ रहा था, उसके त्याग को महसूस कर रहा था। उसकी आवाज में एक बच्चे का डर भी था और एक भाई का साथ देने का जज्बा भी। वीर के इस स्पर्श में पिता का आशीर्वाद छिपा था। उसकी आवाज में वो भारीपन था जो उसकी उम्र से मेल नहीं खाता था।
जब संकल्प दृढ़ होता है तो समय के पहिए भी आपके अनुकूल घूमने लगते हैं। वीर के लिए अब दिन और रात का कोई भेद नहीं रह गया था। हर पल एक नई जिम्मेदारी थी, हर घड़ी एक नया संघर्ष। सूरज उगने से पहले ही उसकी दिनचर्या शुरू हो जाती थी और तारे निकलने के बाद भी खत्म नहीं होती थी। उसके नरम हाथों में अब कठोर छाले पड़ गए थे, पर उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प था जो हर कठिनाई को चुनौती देता था। बेटा, तो दिन रात काम करके थक जाता है। देख तेरे हाथ, एक दिन आराम कर ले, कोई जगह छूट तो नहीं जाएगी। माँ, ये छाले नहीं मेरी ताकत के निशान है। और आराम की बात मत करो। जब आदित्य डॉक्टर बन जाएगा, उसकी सफेद कोट की पहली तनख्वाह मेरे हाथ में आएगी, तब सारा आराम कर लूंगा। अभी तो हमें मेहनत करनी है। ये वो कठिन रास्ता था जिस पर चलने का उसने वादा किया था, और अब वो उस पर अडिग था। आदित्य की कॉपी में नंबर बढ़ रहे थे। हर अच्छे मार्क्स पर वीर की आंखें चमक उठती थीं, और उसके अपने दिल में एक गहरी संतुष्टि थी, वो संतुष्टि जो सिर्फ त्यागी हृदय को ही मिलती है। हर दिन एक नई लड़ाई थी, पर हर रात एक छोटी जीत भी। वीर का शरीर थक तो जाता था, पर उसका हौसला हर सुबह नए सिरे से जगता था। भैया, ये सवाल समझ नहीं आ रहा। तुम थके हुए हो, कल समझाओगे? नहीं भाई, आज का काम आज ही। देख, यहाँ ये फॉर्मूला लगाना है। याद है, पापा हमें यही सिखाते थे ना। उनका सिखाया हुआ एक एक सूत्र तेरी कॉपी में जिंदा रहेगा। शाम को जब वो दूसरे बच्चों को पढ़ाता तो लगता जैसे वो अपने सपनों को ही पढ़ा रहा हो। वे सपने जो उसने अपने लिए नहीं, अपने भाई के लिए संजोए थे। दो भाइयों के बीच ये अनकहा समझौता था। एक अपने सपनों को जी रहा था, दूसरा अपने सपनों को दूसरे में जीता देख रहा था, और इसी में छिपा था पारिवारिक प्रेम का सबसे सच्चा स्वरूप। 3 महीनों की कड़ी मेहनत का पहला फल आज हाथों में था। माँ, देखो, मैंने पहली कमाई की है। खेत की फसल से 1000 और ट्यूशन से 1000। अब हर महीने ऐसे ही लाऊंगा। धीरे धीरे सब कर्ज उतार देंगे। वीर के लिए ये सिर्फ 2000 रुपए नहीं थे, बल्कि उसके संकल्प की पहली जीत थी। पर खुशियां अक्सर लंबी नहीं होती। बहुत अच्छा वीर, मेहनत कर रहा है। पर ये 2000 तो महीने का ब्याज भी नहीं है। कुल कर्ज अब 60,000 हो गया है। ब्याज बेटा, ब्याज। देखो यहाँ लिखा है महीने का 5%, और तुमने 3 महीने में 1 पैसा नहीं दिया। अब सुनो, अगर अगले 1 महीने में 10,000 नहीं दिए तो जमीन के कागज तैयार रखना। ये कैसे हुआ? 50,000 तो था, 3 महीने में 10,000 ब्याज। जिस आशा की किरण ने घर को रोशन किया था, उसे एक बार फिर बादलों ने ढक लिया। मेरा बेटा, तूने इतनी मेहनत की, ये पैसे तेरे पसीने की खुशबू लिए हुए हैं। तू बहुत अच्छा है। मोहनलाल भैया, रहम करो, ये बच्चा दिन रात मेहनत कर रहा है। 10,000 1 महीने में? ठीक है, लेकिन ये आखिरी बार है। कागज पर लिख दो कि 10,000 देने के बाद बाकी का हिसाब नया होगा। वीर की कमाई पर मोहनलाल की नजर सिर्फ पैसे पर नहीं थी। वो जानता था कि अगर ये लड़का सफल हो गया तो उसकी गिरफ्त से निकल जाएगा, और कर्ज के नाम पर गुलाम बनाना ही तो उसका असली धंधा था। स्कूल का वो आंगन जहां आदित्य हमेशा प्रथम आता था, आज उसके लिए एक परीक्षा का मैदान बन गया था। अरे,
आदित्य, तेरी यूनिफॉर्म तो यहाँ से फट गई है। तो टॉपर है, नई यूनिफॉर्म क्यों नहीं लेता? सब तेरी तरफ देख रहे हैं। ये बस आज ही फटी है। कल मैं नहीं ले आऊंगा, मेरी माँ सिल देगी। किताबी ज्ञान की परीक्षा तो वो हर दिन देता था, पर आज उसकी परीक्षा उसके आत्मसम्मान की थी। आदित्य का ये झूठ उसकी मजबूरी था। वो जानता था कि उसकी माँ के पास नई यूनिफॉर्म के लिए पैसे नहीं हैं और वो अपने भैया पर और बोझ नहीं डालना चाहता था। मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। आज सब मुझे देखकर हंस रहे थे। मेरी यूनिफॉर्म वो फटी हुई है। मैं शर्मिंदा हो गया। नहीं भैया, ऐसा मत करो। मैं जानता हूँ तुम कितनी मेहनत करते हो। दिन भर खेत में, शाम को ट्यूशन पढ़ाते हो। मैं खुद काम करूंगा। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। सच को झूठ से ढकना कितना मुश्किल होता है, ये आज उसकी आंखों से झलक रहा था। क्या? किसने हंसा? कौन है वो? मैं उसे बताता हूँ कि मेरा भाई कितना समझदार है। तू तो क्लास में फर्स्ट आता है। सुन आदित्य, और गौर से सुन। गरीबी शर्म की बात नहीं है। झूठ बोलना शर्म की बात है। किसी का हक मारना शर्म की बात है। हम मेहनत से कमा रहे हैं, ईमानदारी से जी रहे हैं। हमारे पास कम पैसे हैं, पर कम चरित्र नहीं है। सिर उठाकर चल। जब कोई तेरी यूनिफॉर्म देखे तो तू उसे अपनी कॉपी दिखा देना। जब कोई तेरी गरीबी पर हंसे तो तू उसे अपने नंबर दिखा देना। वीर ने आदित्य को सिर्फ गणित विज्ञान नहीं सिखाया था, बल्कि आज उसने उसे जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया, आत्मसम्मान का पाठ। गरीबी में रहकर भी गर्व से जीना, संघर्ष करते हुए भी सिर ऊंचा रखना और ये जानना कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके चरित्र से होती है। आदित्य की आंखों से अब शर्म के आंसू नहीं, बल्कि एक नया विश्वास झलक रहा था। और वीर के शब्द न सिर्फ उसके भाई के लिए, बल्कि हर उस युवा के लिए एक सीख थे जो परिस्थितियों से घबरा जाता है। एक माँ का दिल उसकी कोख से भी गहरा होता है। जहाँ उसके संतान का भविष्य दांव पर लगा हो, वहाँ वो अपना वर्तमान, अपने सुख, अपनी यादें तक बेचने को तैयार हो जाती है। सीता के लिए आज वो दिन था जब उसे अपने अतीत को बेचकर अपने बच्चों का भविष्य खरीदना था। ये गहने सिर्फ सोने चांदी के टुकड़े नहीं थे, इनमें उसकी शादी की यादें थीं, रामनाथ का प्यार था, उसके सुहाग की निशानी थी। हर गहने पर उसके हाथ का स्पर्श था, हर जड़ाव में उसके जीवन के पल दफन थे। एक माँ का बलिदान निस्वार्थ होता है, निश्शर्त होता है, निस्वार्थ होता है। वो अपनी सारी यादें, अपना सारा सुख, अपना सब कुछ उस पल छोड़ देती है जब उसे लगता है कि उसकी संतान को उसकी जरूरत है। भैया, इन गहनों का इनका क्या दाम देंगे? बहन जी, ये तो तुम्हारे शादी के गहने लगते हैं। इतने पुराने, इतने कीमती, क्या जरूरत पड़ गई इन्हें बेचने की? कोई मुसीबत तो नहीं आ गई? बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके भविष्य के लिए। मेरे बेटे वे बहुत अच्छे हैं, पढ़ना चाहते हैं, पर पैसे नहीं हैं। समझ गया बहन, आजकल पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है, लेकिन सोच लो, ये गहने तो। नहीं भैया, सोच लिया है, गहने फिर भी आ जाएंगे, पर बच्चों की पढ़ाई का समय नहीं लौटेगा। सीता ने आज सोना नहीं बेचा था, उसने अपने अतीत को बेचकर अपने बच्चों का भविष्य खरीदा था। माँ, ये पैसे कहाँ से आए? तुम्हारे हाथ, तुम्हारे गहने, तुमने अपनी शादी के गहने तो नहीं? बेटा, गहने तो शरीर की शोभा है, पहनो तो चमके, उतारो तो डिबिया में रहे। पर तुम दोनों मेरे जीवन की शोभा हो। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी खुशियाँ, यही मेरा असली गहना है। ये 5,000 रुपए सिर्फ पैसे नहीं हैं, ये मेरा प्यार है, मेरी आशा है, तुम दोनों के लिए मेरी दुआ है। कि माँ का प्यार ही वो अमर गहना है जो ना तो बिकता है ना ही खोता है, बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होता रहता है। जब तक इस संसार में माएँ रहेंगी, तब तक प्रेम की ये कहानी, त्याग की ये गाथा, ममता की ये महागाथा कभी खत्म नहीं होगी।
सीता जी, आदित्य ने इस साल न सिर्फ क्लास में टॉप किया है, बल्कि जिला स्तर की विज्ञान प्रतियोगिता में भी प्रथम स्थान पाया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद प्रिंसिपल साहब, ये आप सबके आशीर्वाद से हुआ है। और हमें ये भी पता चला है कि आदित्य की इस सफलता के पीछे उनके बड़े भाई वीर का बहुत बड़ा योगदान है। हमें पता है कि वीर ने अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने भाई की पढ़ाई का खर्च उठाया है। सर, ये तो मेरा फर्ज था। वीर, त्याग और जिम्मेदारी सीखने के लिए तुम्हारा उदाहरण पूरे स्कूल के लिए प्रेरणादायक है। इसीलिए हमने तुम्हारे लिए भी एक विशेष छात्रवृत्ति का प्रबंध किया है। हाँ, स्कूल के एक पुराने छात्र जो अब बड़े इंजीनियर हैं, उन्होंने एक भाईचारा छात्रवृत्ति शुरू की है। ये छात्रवृत्ति उन भाइयों के लिए है जो एक दूसरे के लिए त्याग करते हैं। वीर, तुम इसके पहले प्राप्त करता हो। मतलब मैं फिर से पढ़ सकूंगा? क्या सच सर? अब हम दोनों साथ पढ़ेंगे भैया, तुम्हारे सपने भी सच होंगे। हाँ वीर, तुम दोनों भाइयों की पढ़ाई का पूरा खर्च अब इस छात्रवृत्ति से होगा। तुम्हें सिर्फ पढ़ना है। याद रखना, पढ़ाई जारी रखना। तुम दोनों इस देश का भविष्य हो। भगवान आपका भला करे सर, आप लोग देवता हो। आपने मेरे दोनों बच्चों का भविष्य संवार दिया। भैया, कल बायोलॉजी का पेपर है। घबरा मत, रात को रिवीजन कर लेंगे। पहले मेरा मैथ्स का पेपर है। देखो रामनाथ, हमारे बेटे तुम्हारे सपने पूरे कर रहे हैं। संघर्ष अब भी था, पर उसका रूप बदल गया था। खेत की मेहनत अब किताबों की मेहनत बन गई थी। वीर और आदित्य न सिर्फ अपने सपने बल्कि अपने पिता के सपने भी पूरे कर रहे थे।